नमस्कार, मैं अर्चना जैन। किसी भी देश की प्रगति उसकी जनता पर निर्भर करती है। जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए सरकार कई योजनाओं का निर्माण करती है और ऐसी ही जन कल्याणकारी किन्हीं योजनाओं के बारे में जानने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है उप क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी अलवर राजस्थान के संयुक्त निदेशक श्रीमान मुकेश मीणा जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार है। मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो हमारी ईएसआईसी योजना है, इसकी शुरुआत कब से हुई? मैडम, ईएसआई योजना एक कानून है, ये 1948 का जी। ईएसआई एक्ट 1948, जो 1948 में ये हमारी संसद में पारित हुआ था और 1952 से इस योजना को धरातल पर उतारा गया। जी। आज आज़ादी के बाद जब देश में कल कारखानों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो एक औद्योगिक क्रांति लाने के लिए प्लस साथ में जो हमारे श्रमिक उद्योगों में काम करते हैं उनको भी एक सामाजिक सुरक्षा का माहौल मिल सके, जी। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1948 में ये अधिनियम हमारी संसद में पारित हुआ और 1952 से ये धरातल पर लाया गया। जी। तो ईएसआईसी संस्थान की ये योजनाएं किन संस्थानों पर लागू होता है, निजी और सरकारी, और किस तरह इसमें पंजीकरण किया जाता है? जी, मुख्य रूप से ईएसआई योजना है वो निजी संस्थानों पर ही लागू होती है जी। और जहाँ भी कहीं किसी भी फैक्ट्री या संस्थान में जहाँ पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ पर ईएसआई एक्ट मैंडेटरीली लागू हो जाता है। फैक्ट्रीज पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार इसमें होती है। जी, ये दोनों की मिली-जुली योजना है, हम ये समझे? जी, मुख्य रूप से ये योजना केंद्र सरकार ही संचालित करती है। जिसमें रेवेन्यू कलेक्शंस पूरा ये है जो केंद्र सरकार के अधीन रहता है और कैश बेनिफिट्स भी जो हम डिलीवर करते हैं श्रमिकों को वो भी पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन रहता है। हाँ, जो मेडिकल की सुविधा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकार इसमें देती है तैयार करके, लेकिन जैसे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, बहुत सी जगह पर वहाँ जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो इसमें राज्य सरकार की भी एक बड़ी भूमिका इसमें रहती है। जी। अच्छा सर, अब जैसा कि आप इस योजना के बारे में हमें बता रहे हैं कि निजी संस्थानों के लिए ज़्यादा लागू होती है, तो कौन से ऐसे पात्र लोग हैं जो इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं? मैं जैसा कि मैडम मैंने अभी बताया कि कोई भी संस्थान या फैक्ट्री हुँ। जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी पिछले वित्त वर्ष में कभी भी अगर नियोजित हुए हैं तो उस पर यह योजना कंपल्सरीली लागू होती है, यानी उसके लिए ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरीली हो जाता है। कोई वो आय मैंडेटरीली सीमा हो भी जाता इसके लिए निर्धारण है। है? जी हाँ, जी हाँ, मैं वही बताने जा रहा था कि अगर संस्थान के लिए नियम ये लागू होगा कि उसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन जो एक बार संस्थान ईएसआई में रजिस्टर्ड हो जाता है उसके पश्चात उस नियोजक को वहाँ कार्य करने वाले सभी श्रमिक और कर्मचारियों का ईएसआई में पंजीकरण करवाना होता है। और उन जो ईएसआई में पंजीकरण जिन कर्मचारियों का होता है उनके लिए एक आय सीमा वर्तमान में 21,000 रुपये मासिक है, यानी कि कोई भी कर्मचारी जिसका मंथली सैलरी 21,000 रुपये मासिक तक है वो ईएसआई के बेनिफिट पाने के लिए पात्र होता है और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना एम्प्लॉयर के लिए कानूनन हुँ। बाध्यकारी है। जी। अच्छा सर, ठीक है, आपने बताया हमें, लेकिन क्या बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं इस पंजीकरण के बाद? जी, ईएसआई योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसमें जब भी कोई एक श्रमिक है या कर्मचारी है वो किसी संस्थान में कार्य करते हैं तो गवर्नमेंट का यही लक्ष्य रहता है कि उसको किस प्रकार एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए जी। ताकि उसमें उद्योगों का भी एक विकास हो और साथ में श्रमिकों के भी हितों का ध्यान में रखा जा सके। मेन रूप से ईएसआई जो स्कीम है उसमें मैं समझता हूँ कि जितने भी तरह की समस्याओं का सामना एक श्रमिक को, मजदूर को फैक्ट्री में कार्य करते समय करना पड़ सकता है, उन सभी का ध्यान रखा गया है
जैसे मुख्य रूप से जब कोई श्रमिक किसी फैक्ट्री में कार्य करता है तो उसके साथ समस्या हो सकती है कि वो बीमार पड़ सकता है। हम्म, तो यदि वह बीमार पड़ गया है तो उस स्थिति में एक तो उसको मेडिकल की सुविधा की आवश्यकता होती है। तो ईएसआई मेडिकल स्कीम ईएसआई का है, मेडिकल बेनिफिट, उसमें उसको फ्री इलाज मिलता है। हम्म, और यह इलाज किसी भी सीमा तक का हो सकता है, यानी कि इसमें कोई अपर कैपिंग जो है वो सीलिंग नहीं होती है, फाइनेंशियल कोई सीलिंग नहीं। हम्म, प्लस उसको जैसे बीमार हो गया तो उसको उस समय अगर वो अपने काम पर नहीं जा पाएगा तो उस स्थिति में उसको एक उसकी तनख्वाह का कुछ पर्टिकुलर 70% जो है वो ईएसआई की तरफ से कंटिन्यू मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त जब कोई कर्मचारी श्रमिक कार्य करता है तो उसके फैक्ट्री में दुर्घटना होने की एक संभावना बनी रहती है। तो दुर्घटना यदि उसके साथ कोई घटित होती है तो उस स्थिति में उसको हम, मान लीजिए कोई उसकी चोट लग गई है, उसकी एक उंगली कट गई है सपोज करें, तो उसको तुरंत ही टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट इसे हम लोग बोलते हैं, वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो भी उसके तनख्वाह का एक प्रतिशत होता है जो उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कि यदि उसकी उंगली कट गई और वो उसको एक परमानेंट अर्निंग लॉस हो जाता है इसमें, तो हमारे यहाँ मेडिकल बोर्ड का प्रोविजन होता है। मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करता है कि इसकी अर्निंग कैपेसिटी में उसको कितना नुकसान हो गया है। तो जितना नुकसान उसकी अर्निंग कैपेसिटी में हो जाता है, सपोज करिए एक उंगली कटने से उसको 20% का अर्निंग कैपेसिटी में उसको नुकसान हुआ, तो हम लोग उसको 20% जो है उसकी तनख्वाह का, वो उसको ताउम्र पेंशन के रूप में ईएसआई की तरफ से मिलता रहता है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। साथ ही कई बार ये होता है कि बड़े फैक्ट्री संस्थानों में कोई ऐसी भी दुर्घटनाएं हो जाती है जिसमें मजदूर की मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में, मृत्यु होने की स्थिति में, उसके परिवार को हम्म, आज जो लास्ट पेड वेजेज है उसका 90% तक का जो पेंशन है वो उसकी फैमिली को होल लाइफ ताउम्र उसको ईएसआई की तरफ से मिलता है। मैं बताना चाहूँगा इसमें कि ये एक इस तरह की पेंशन योजना है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेनेवा में आईएलओ द्वारा भी बहुत सराहा गया है। और शायद दुनिया में ये ऐसी पहली स्कीम है जिसमें पेंशन का जो प्रावधान है वो 90% ऑफ द वेजेस तक का इसमें प्रावधान है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सरकारी कर्मचारी को भी जो पेंशन का प्रावधान होता है वो उसकी सैलरी का 50% ही होता है, लेकिन ये एक ऐसी इकलौती स्कीम है जिसमें मजदूर को उसकी सैलरी का 90% तक जो है पेंशन उसको मिलती है। इसके साथ ही उसको फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी देते हैं। कई बार फैक्ट्रीज में रिट्रेंचमेंट की कार्रवाई हो जाती है, छटनी कर दी जाती है या फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो उस समय क्या है, मजदूर बेरोजगार हो जाता है। हम्म। उस तो समय भी योजना उस समय मददगार भी है। उस समय भी उसको बेरोजगारी भत्ता के रूप में हमारे यहाँ अटल बीमित व्यक्ति योजना चालू है, उसके तहत उसको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। हम्म, और एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी ईएसआई के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है बच्चों को, हम्म, उसमें श्रमिकों के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व होती है। और राजस्थान में, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अलवर में ही ईएसआई का मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज में अभी तक 20% सीटें जो है श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित थी। और मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसको फिलहाल राज्य सरकार ने 35% कर दिया है। बढ़ा दिया है। पिछले महीने ही ये उन्होंने 35% बढ़ा दिया है। तो यदि 100 बच्चों का एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में होता है तो उसमें से 35 बच्चे जो हैं वो श्रमिक के बच्चे होंगे, कर्मचारियों के बच्चे होंगे जो संस्थानों में कार्यरत हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि किसी मजदूर का बच्चा जी एक डॉक्टर बने, हाँ, तो इससे अच्छी और बात अच्छा क्या हो मौका सकती उसे के लिए है। है जी फ्यूचर बनाने के लिए। जी बिल्कुल। जी, एक बहुत ही अच्छी स्कीम के बारे में हम आपसे आज जान रहे हैं। इसमें एक स्प्री योजना भी लागू होती है, तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं हमें बताएं। जी मैं एक बार ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी संस्थान या फैक्ट्री जिस पर ईएसआई एक्ट लागू होता है, जिसमें 10 कर्मचारी कार्य करते हैं, तो उसको जैसे ही वहाँ पर 10 कर्मचारी कार्य जिस दिन भी कर रहे हैं और उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है।
उसको ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन बाध्यता है। जी। लेकिन कई कारणों से बहुत से एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने अपना ईएसआई का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, या फिर ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने ईएसआई का रजिस्ट्रेशन तो ले रखा है, लेकिन पूरे जो उनके पास जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं मजदूर, उनका सभी का रजिस्ट्रेशन वो लोग ईएसआई में नहीं करवा रखा है। सपोज किसी जगह 100 आदमी काम करते हैं, लेकिन उन्होंने 50-60 का ही ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो अगर 1 जुलाई से लेकर के और 31 दिसंबर तक 2025 31 दिसंबर तक अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो ईएसआई विभाग उनके द्वारा जो डिक्लेयर्ड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसी को ही उनका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लेगा। यानी कि पुराने पीरियड के लिए उनसे किसी भी तरह के कंट्रीब्यूशन की मांग नहीं की जाएगी, और साथ ही किसी भी तरह का इंटरेस्ट, पेनल्टी या डैमेजेस भी उनके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। और इनके अलावा ईएसआई एक्ट में प्रावधान है कि जब कोई ईएसआई एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस स्थिति में हम लोग उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई जो होती है, कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। तो स्प्री योजना के अंतर्गत वह कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ किसी भी तरह की नहीं की जाएगी। तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसका लाभ मैं समझता हूँ मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स को इसका लाभ लेना चाहिए। और जिस तरह से कहा जाता है कि अपने हिंदू धर्म में कहावत है कि यदि किसी से कोई भूल चूक वश कोई हमसे गलती हो गई, कोई पाप हो जाता है, तो उसके लिए आदमी गंगा नहाने जाता है और पिछला हिसाब बराबर हो जाता है, और आगे से वो ये करता है कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो मैं समझता हूँ ये स्प्री 2025 सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक गंगा स्नान जैसा ही है, ऐसी ही योजना है। बिल्कुल, जिसमें सभी लोग अपना जो पुराना हिसाब किताब है उसको सेटल कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी, ब्याज और किसी भी तरह के दंड के, और आगे से वो अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू, अपना कंप्लायंस चालू रख सकते हैं। जी। क्या आप एक नियोक्ता हैं और अब तक ईएसआईसी के साथ पंजीकरण नहीं कराया है, तो एक सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। ईएसआईसी लेकर आया है स्प्री योजना 2025। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आप अपने प्रतिष्ठान और सभी कर्मचारियों को बिना किसी पेनल्टी के ईएसआईसी के साथ पंजीकृत कर सकते हैं। ना कोई निरीक्षण, न ही पिछली देनदारी का तनाव। चाहे फैक्ट्री हो या दुकान, होटल, स्कूल, क्लिनिक या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, सबके लिए खुला है यह अवसर। इसके तहत बीमित कर्मचारी और उनके परिजनों को मिलेगा कैशलेस इलाज, सामाजिक सुरक्षा और नगद हित लाभ। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ईएसआईसी कार्यालय जाएं या www.esi.gov.in पर जाएं। सर, एक जरूरी बात मैं आपसे यहाँ जानना ये चाहूंगी कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फीस भी निर्धारित है? नहीं मैडम, रजिस्ट्रेशन के लिए, ईएसआई के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं होती है। जिस भी संस्थान के ऊपर ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाता है, एक्ट उस पर लागू हो जाता है, वो ऑनलाइन ये प्रक्रिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसको आज की डेट में करना होता है। हमारे यहाँ मैनुअल कोई भी रजिस्ट्रेशन का कार्य नहीं किया जाता है, और सब कुछ ऑनलाइन है। ईएसआई पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम सुविधा पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, उनके माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो पोर्टल है, उस पर भी जा करके और एम्प्लॉयर अपना ईएसआई का रजिस्ट्रेशन ले सकता है। तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और ऑनलाइन है। सर, इसकी एक एमनेस्टी स्कीम है, एमनेस्टी 2025, इसके क्या लाभ हमें मिल सकते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। मैं एमनेस्टी स्कीम के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ आपको कि स्प्री 2025 स्कीम के साथ साथ अभी श्रम मंत्रालय ने एक और स्कीम लॉन्च की है, जिसे हमारे माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्रीमान मनसुख मंडाविया साहब ने इसको लॉन्च किया है, और वो है लिटिगेशंस को कम करने की योजना। इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाली है, और ये अगले 1 साल तक चलने वाली है। इसमें जितने भी कोर्ट केसेज ईएसआई के अपने एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट या श्रमिक आईपीज के अगेंस्ट या एम्प्लॉयर ने ईएसआई के अगेंस्ट कर रखे हैं और जो कोर्ट में विचाराधीन है, तो उनके लिए भी एक ये स्कीम आई है। इसमें
बहुत तरह के रियायत प्रदान की गई है ईएसआई के द्वारा, जिसमें लाइक बहुत से केसेज में डैमेजेज या पेनल्टी जिसे हम कहते हैं उसको पूरी तरह माफ कर दिया गया है, और या बहुत से केसेज ऐसे हैं जिनमें पेनल्टी के अमाउंट को बहुत ही कम कर दिया गया है, यानी 10% तक का पेनल्टी का अमाउंट रखा गया है। तो यदि कोई भी एम्प्लॉयर इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, जिससे कि उनका कोर्ट में वकील की फीस है, समय भी बहुत लंबा चल होता है कोर्ट केस चलने में, फैसला आने में, तो वो चाहें तो सभी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ इतना करना है कि कोर्ट में अपने एक एप्लीकेशन देनी है, कोर्ट को ये बताना होगा, माननीय कोर्ट को, कि मैं आउट ऑफ कोर्ट एमनेस्टी स्कीम में अपने केस का सेटलमेंट करना चाहता हूँ, और वो आकर के और हमारी एमनेस्टी स्कीम के तहत उस केस को सेटलमेंट कर सकता है। जी, हाल ही में सर अभी 15 अगस्त को ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी एक इसी हम संदर्भ में एक योजना लागू की गई है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, शायद मेरे विचार से आप प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की जी बात कर सर, रहे हैं। बिल्कुल। जी, ये इस योजना के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे 15 अगस्त के जो लाल किले से भी इस योजना का जिक्र किया था, और ये बहुत ही अच्छी एक योजना है जो एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को दोनों को ही एक इंसेंटिव प्रदान करती है, और ये एक इस तरह की योजना है जिसमें नए रोजगार के जो अवसर पैदा होंगे। इसमें यदि कोई भी एम्प्लॉयर जो नए फर्स्ट टाइम जो कोई एम्प्लॉय इसमें कार्य करने के लिए आता है, तो उसको यदि वो रोजगार में लेता है तो उसको 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव है वो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें दिया जाएगा जी, और साथ ही एम्प्लॉयर को भी यदि वो नए रोजगार सृजित करता है तो उसमें भी अलग अलग स्लैब के अंदर उसको भी जो है इंसेंटिव के प्रावधान किए गए हैं। और यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो इवन 4 साल तक ये योजना लागू रहेगी, जिससे कि हमारे औद्योगिक कल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनको थोड़ा बूस्टअप मिल सके। और एक बहुत ही अच्छी ये योजना है और बड़ा भारी बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी एम्प्लॉयर्स को इस योजना का भी लाभ लेना चाहिए। और वर्तमान समय में श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी इन तीनों ही योजनाएं, जो स्प्री 2025 है जिसको ईएसआई रन कर रहा है, एमनेस्टी स्कीम भी ईएसआई के द्वारा चलाई गई है, और ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है ये ईपीएफओ के माध्यम से इसको रन किया जा रहा है। तो इन सभी का लाभ एम्प्लॉयर्स को लेना चाहिए, ताकि जो विकसित भारत का एक विजन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उसे हम पूरा कर सकें और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हम लोग दे सकें। जी सर, देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की, लेकिन बहुत से लोग इससे अनजान हैं। तो क्या समय समय पर कुछ कार्यक्रमों के जरिए भी जनता को अवगत करवाया जाता है? जी, निश्चित रूप से है। इसमें हम लोग टाइम टाइम पे जैसे ही नई नई स्कीम्स लॉन्च होती हैं तो अवेयरनेस कैंप करते हैं, जिसके माध्यम से हम सभी को अवेयर करते हैं, और न्यूज़पेपर्स में भी इसको हम निकलवाते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से अभी आपके चैनल पर हम लोग आए हैं, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसके बारे में जान सकें, जागरूक हो सकें, और सरकार द्वारा जो इतनी अच्छी योजनाएं चालू की गई हैं उसका लाभ उठा सके। जी, एक बात और मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि किसी पर्टिकुलर आदमी का इसमें रजिस्ट्रेशन है, तो क्या इस योजना का लाभ उसके पूरे परिवार को भी मिलेगा, या हर व्यक्ति का एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है इसमें? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। शायद ये चीज थोड़ा सा हमसे मिस हो रही थी। ये ईएसआई योजना के अंदर यदि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, किसी श्रमिक का, तो ये जितने भी हितलाभ बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, जैसे चिकित्सा का हितलाभ है, उसको मैंने बताया कि पूरे फैमिली को जो है, उसको अकेले को नहीं, उसकी पूरी फैमिली को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। पूरी फैमिली को उसके को चिकित्सा का लाभ मिलेगा, प्लस कुछ लाभ ऐसे हैं जैसे कि सैलरी से रिलेटेड है, सिकनेस बेनिफिट हो गया, या इस तरह के कैश बेनिफिट हैं, वो उसको मिलते हैं। प्लस यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन के रूप में ये सारे की सारे जो लाभ हैं वो उसके परिवार को भी मिलते हैं। तो ये केवल श्रमिक या कर्मचारी
को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान नहीं करती है, उसके बल्कि पूरे उसके परिवार की परिवार को एक सामाजिक complete सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा जो है वो प्रदान इसमें की। ईएसआई द्वारा प्रदान की जाती है। जी सर, आज बहुत ही उम्दा जानकारी हमने मुकेश मीणा जी से यहाँ प्राप्त की है और मैं समझती हूँ कि सभी लोग इसका जो पात्र हैं इसके लिए इसका जरूर लाभ उठाएं और अपने पूरे परिवार को सामाजिक सुरक्षा इसके लिए प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और आज की बातचीत के लिए। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी एम्प्लॉयर्स से, श्रमिक बंधुओं से यह आग्रह करता हूँ कि ये जो तीनों ही स्कीम है, स्प्री 2025 और एमनेस्टी स्कीम और प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, इन तीनों का ही आप बहुत अच्छे ढंग से लाभ उठाएं और ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद आपको। नमस्कार। नमस्कार।